हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। आज रात तक मैं अपने कंट्रोल सिस्टम के जो नोट्स हैं इसे मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा। आप उसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं सिग्नल एंड सिस्टम की सोम्स आउटलाइन की बुक डाउनलोड करना, तो उसे भी आप हमारे ब्लॉग पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरीज हैं या फिर कोई डाउट्स हैं तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आपके लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू वीडियो बनाते रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो आगे कंटिन्यू लेके आते रहें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टाइम रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स देखे थे। स्टेप इनपुट के लिए हमने रिस्पॉन्स देखा था फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए, हमने रिस्पॉन्स देखा था फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, हमने रिस्पॉन्स देखा था फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने वहाँ पे बताया था आपको राइज टाइम। इसके आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइम रिस्पॉन्स में हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक रिस्पॉन्स अपनी वैल्यू चेंज करता है उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, और इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स। तो जब हमें सिस्टम की एफिशिएंसी चेक करनी होती है या फिर हमें सिस्टम को जज करना होता है। जज करने से मेरा मतलब है वेदर द सिस्टम इज़ गुड और नॉट, वेदर द सिस्टम इज़ डिज़ायर्ड और नॉट। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन के बेस पे। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं होता है, सिस्टम के पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि सिस्टम हमारे लिए डिज़ायर्ड है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखा था राइज टाइम, इसके बाद हम देखेंगे आगे। सेकेंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है हमारे पास पीक टाइम। व्हाट इज़ पीक टाइम? दिस इज़ द टाइम एट विच पीक ओवरशूट अकर इन द आउटपुट फॉर एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम। ये जो पीक टाइम हमारा इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम एंड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास अंडरडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स जोन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स है हमारे पास। इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देखें इस रिस्पॉन्स में तो हमारे पास जो पीक वैल्यू आ रही है, पीक वैल्यू मीन्स जहाँ पे हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो चेंज, जहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है वो चेंज जीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पीक टाइम। तो यहाँ पे हमें पीक टाइम मिल रहा है, तो जिस टाइम में हमें ये पीक टाइम मिलता है उस टाइम को हम बोलते हैं पीक टाइम। तो ये जो हमारा है पीक टाइम। इसके बाद अब देखें हमारा रिस्पॉन्स आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स के लिए लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है, तो जिस टाइम पे हमें रिस्पॉन्स के लिए लोवेस्ट वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते पीक अंडरशूट टाइम। तो यहाँ पे मैंने पीक टाइम को TP1, TP2 एंड TP3 से डिनोट किया हुआ है, और मैंने अंडरशूट टाइम को TU1, TU2 एंड TU3 से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें पीक ओवरशूट जो है हमारे पास वो है TP1, TP2, TP3 एंड पीक अंडरशूट टाइम जो है हमारे पास वो है TU1, TU2, TU3। ये आगे जब हम ओवरशूट निकालेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ पीक टाइम में इतना समझना है कि दिस इज़ द टाइम एट विच पीक ओवरशूट ऑकर। जब हमें रिस्पॉन्स में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस जीरो मिलेंगे, दैट मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जीरो। सो द टाइम एट विच द डिफ्रेंशिएशन ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज पीक टाइम ऑफ द सिस्टम। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो रिस्पॉन्स था फॉर स्टेप इनपुट सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एट द टाइम t इक्वल टू TP वी विल गेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ CT इक्वल टू जीरो।
तो इस टाइम को हम बोलेंगे पीक टाइम ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे पीक टाइम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक टाइम इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। इसे हम अलग तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं पाई बाई ओमेगा डी, बिकॉज ओमेगा डी इज़ नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। अगर मैं स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करूं तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है हमारे पास टी पी एन इक्वल टू एन इंटू पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एन पाई बाई ओमेगा डी, वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। For the value of n 1 3 and 5, that is odd value of n, we get overshoot time, and for the value of n equal to 2 4 6, that is even value of n, we will get undershoot time. इसके बाद हम देखते हैं other transient response specification, that is peak overshoot. peak overshoot को हम डिनोट करते हैं mp से, यहाँ पे peak time को हम tp से डिनोट कर रहे थे। Peak overshoot is nothing but the maximum deviation of transient above the steady state value give peak overshoot of the underdamped system. इसी तरह से हमारे पास peak undershoot भी होता है। What is peak undershoot? Maximum deviation of the transient output below the steady state value give peak undershoot. यहाँ पे मैंने above लिखा हुआ है, इसे आप नोट में करेक्ट कर लें, यहाँ पे हमारे पास होगा below। तो मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द ट्रांजिएंट आउटपुट बिलो द स्टेडी स्टेट वैल्यू गिव पीक अंडरशूट। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस है फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीक ओवरशूट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम ओनली, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ओवरशूट एंड क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखें जो हमें पीक वैल्यू मिल रही थी, इस टाइम को हम बोल रहे थे पीक टाइम, और जो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट वैल्यू से जो डेविएशन है, मतलब ये जो हमारे पास डेविएशन है, इसे हम बोलते हैं पीक ओवरशूट। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये जो हाइट मिलेगी हमें बेस से, इस हाइट को हम डिनोट करेंगे सी मैक्स से। तो जैसा मैंने आपको बताया था हमारे पास ये रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम द बेस, इसे हम बोल रहे हैं सी मैक्स। तो हमारे पास जो ओवरशूट निकलेगा वो निकलेगा सी मैक्स माइनस 1, बिकॉज ओवरशूट इज नथिंग, इट इज़ डेविएशन फ्रॉम द स्टेडी स्टेट वैल्यू। यहाँ पे जब हम परसेंटेज ओवरशूट निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में परसेंटेज ओवरशूट निकालने को बोलेगा, तो परसेंटेज ओवरशूट इज नथिंग, इट इज़ इक्वल टू सी मैक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 1 क्यों किया। ये जो मैं आपको ओवरशूट के लिए एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर स्टेप इनपुट के लिए, ओनली स्टेप इनपुट के लिए। क्वेश्चन में हमको क्या करेगा, एग्ज़ाम में हमको क्या करेगा, एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन देगा, एक ग्राफ दे देगा आपको, वहाँ पे आप ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है। सपोज़ हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू है 2, तो आपको इस फॉर्मूले में चेंजेस क्या करने रहेंगे, आपको इस फॉर्मूले में चेंजेस ये करना होगा कि यहाँ पे हम 1 से डिवाइड कर रहे थे, बिकॉज हम यहाँ पे स्टेप इनपुट ले रहे थे। अगर हमारे पास स्टेप इनपुट के अलावा कोई और इनपुट है जिसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू अलग है, तो यहाँ पर हम उसे अलग वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारे पास परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होगा, सी मैक्स माइनस 1 डिवाइड बाई स्टेडी स्टेट वैल्यू इंटू 100। इसे हम बोलते हैं परसेंटेज ओवरशूट। अब यहाँ पे हमें सी मैक्स की वैल्यू कब निकलेगी, तो सी मैक्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स एट टी इक्वल टू टी पी, वेयर टी पी इज पीक टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स है टाइम डोमेन में, दैट इज सी टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। हमें क्या करना होगा सी मैक्स निकालने के लिए, सी मैक्स निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, द वैल्यू एट टी इक्वल टू टी पी, जो हमें वैल्यू मिलेगी एट टी इक्वल टू टी पी, वही होगा हमारा सी मैक्स। जब हम सी मैक्स निकालेंगे तो हमें सी मैक्स मिलेगा 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास ओवरशूट होता है वो होता है सी मैक्स माइनस 1। तो हमारे पास जो ओवरशूट निकल के आएगा वो निकल के आएगा e⁻⁻ माइनस डेल पाई डिवाइड बाई √1 माइनस डेल स्क्वायर। जब हम परसेंटेज ओवरशूट निकालेंगे फॉर स्टेप इनपुट, तो हमारे पास परसेंटेज ओवरशूट निकल के आएगा e⁻⁻ माइनस डेल पाई डिवाइड बाई √1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इंटू 100। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हम स्टेप इनपुट ले रहे हैं, इसीलिए मैं इसे 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर हमारे पास इनपुट में स्टेडी स्टेट वैल्यू कुछ और है तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे स्टेडी स्टेट वैल्यू से। इसके बाद हमारे पास अदर स्पेसिफिकेशन है सेटलिंग टाइम। व्हाट इज सेटलिंग टाइम? दिस इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू रीच एट द स्टेज विथ इन स्पेसिफिक परसेंटेज, that is either 2% or 5% or 1% above the steady state value. Simply settling time means tolerance of 2% or we can say tolerance of 5% or we can say tolerance of 1%. हमें एग्ज़ाम में मेंशन किया होगा सेटलिंग टाइम हमें कितने, सेटलिंग टाइम हमें 2% के लिए निकालना है या फिर 5% के लिए निकालना है या फिर 1% के लिए निकालना है। Or simply we can say it is the time taken by the output to reach and stay within a specific tolerance, which is 2%, 5% or 1%. यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स है हमारे पास। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो आउटपुट को टाइम लग रहा है 0.98 वैल्यू तक पहुंचने के लिए, तो इस टाइम को हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू रीच एंड स्टे विद इन स्पेसिफिक टॉलरेंस, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2% सेटलिंग टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा टॉलरेंस होगा वो होगा ±2%। यहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स है हमारे पास 1, तो इसका ±2% होगा 0.98 टू 1.02। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे हमें एक अंडर डैम सिस्टम के लिए रिस्पांस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट वेरी हो रहा है एंड इट विल डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड द टाइम टेकन बाय दिस आउटपुट टू रीच इन स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज 0.98 टू 1.02, दिस टाइम इज नोन एज सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास सेटलिंग टाइम होगा ये। यहाँ पे अब हम निकालेंगे सेटलिंग टाइम के लिए एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पे गिवन है रिस्पॉन्स, टाइम रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स गिवन है टाइम डोमेन में। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली सेटलिंग टाइम। अप्रॉक्सीमेटली सेटलिंग टाइम एंड एक्चुअल सेटलिंग टाइम में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इसे मैं आगे क्लियर बताऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली सेटलिंग टाइम के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, for the under damped system it is the time taken by the exponential component, that is e⁻⁻ minus del omega n t, to decrease its value from 1 to 0.02। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, it is 0.02 is called settling time for 2% tolerance। so for 2% tolerance जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सपोनेंशियली जो फंक्शन होता है हमारे पास इस रिस्पॉन्स में दैट इज़ e⁻⁻ माइनस डेल ओमेगा एन टी, इसको हम इक्वल पुट करेंगे 0.02 के, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेंगे। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे 0.02 का, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 3.6 के आसपास कुछ। आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे 4 मेंशन कर रहा हूँ, क्यों मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे हमें जो सेटलिंग टाइम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 डेल ओमेगा एन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 1 डेल ओमेगा एन इज़ नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, सो वी कैन से सेटलिंग टाइम इज़ इक्वल टू 4t फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम फॉर 2% टॉलरेंस। इसी तरह से हम 5% टॉलरेंस के लिए भी सेटलिंग टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 0.05 के इक्वल पुट करेंगे, तो जो हमें सेटलिंग टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 डेल ओमेगा एन। यहाँ पे हम नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 निकालेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी अराउंड 2.6 और समथिंग कुछ। तो उसे मैं 3 इक्वल पुट कर रहा हूँ, उसे मैं 3 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, आगे बताऊँगा क्यों। तो यहाँ से जो हमें सेटिंग टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3t। इसी तरह से 1% के लिए जब हम निकालेंगे
तो हम e टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी को पुट करेंगे 0.01 के इक्वल। यहाँ से हमें सेटलिंग टाइम निकल के आएगा 5t। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे 0.01 का तो हमें वैल्यू मिलेगी 4.6, लेकिन हम इसे यहाँ पे 5 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल सेटलिंग टाइम जो होता है वो हमेशा इस अप्रॉक्सीमेट सेटलिंग टाइम से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल सेटलिंग टाइम विल लिटिल बिट मोर देन अप्रॉक्सीमेटली सेटलिंग टाइम। तो जब हम एक्चुअल सेटलिंग टाइम निकालेंगे फॉर 2% बैंड के लिए तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमने देखा था एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन जो हमारे रिस्पांस में होता है, वहाँ पे हम ले रहे थे e टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी। लेकिन जो एक्चुअल डिकेइंग फंक्शन होता है वो होता है e टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। वहाँ पे हम ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको नेगलेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन जब हम एक्चुअल रिस्पांस निकालेंगे, एक्चुअल सेटलिंग टाइम निकालेंगे तो हम इसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से जो हमें सेटलिंग टाइम की वैल्यू निकल के आएगी वो मिलेगी माइनस ऑफ नेचुरल लॉग 0.02 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल ओमेगा एन। इसी तरह से जब हम 5% बैंड के लिए निकालेंगे तो हमें सेटलिंग टाइम की वैल्यू मिलेगी नेचुरल लॉग ऑफ माइनस ऑफ नेचुरल लॉग 0.05 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल ओमेगा एन। इसी तरह से 1% बैंड के लिए निकालेंगे तो हमें सेटलिंग टाइम की वैल्यू मिलेगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0.01 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल ओमेगा एन। ये जो है एग्जैक्ट फार्मूला है फॉर 2% बैंड, 5% बैंड एंड 1% बैंड। इसके आगे हमारे पास है पीक अंडरशूट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पीक ओवरशूट, इसी तरह से पीक अंडरशूट होता है। पीक अंडरशूट भी मैंने आपको बताया क्या होता है। यहाँ पे जो हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है फर्स्ट टाइम, इसे हम बोलेंगे पीक अंडरशूट। यहाँ पे बेस से जो इसकी हाइट है इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ सी मिनिमम से। यहाँ पे सी मिनिमम क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो टाइम होगा हमारा वो होगा पीक ओवरशूट टाइम, और यहाँ पे जो हमें टाइम मिलेगा वो मिलेगा पीक अंडरशूट टाइम। मैंने पहले इसे TU से डिनोट किया हुआ था, TU1 से। तो यहाँ पे हम सी मिनिमम को डिफाइन करेंगे। सी मिनिमम इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स एट t इक्वल टू TU1। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, इसे आप सही कर लीजिए। यहाँ पे है हमारा TU1। तो जब हम यहाँ से सी मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस 2 डेल पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। यहाँ से हम पीक अंडरशूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पीक अंडरशूट होगा हमारे पास जो हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू है दैट इज़ 1। यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू है 1, तो यहाँ से हमारे पास पीक अंडरशूट की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस सी मिनिमम। तो यहाँ से हमारे पास पीक अंडरशूट निकलेगा e टू दी पावर ऑफ माइनस 2 डेल पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। सो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पीक की वैल्यू होगी वो होगी e टू दी पावर ऑफ माइनस n पाई डेल डिवाइड बाई 1 माइनस डेल स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर इवन वैल्यू ऑफ n वी गेट अंडरशूट एंड फॉर द ऑड वैल्यू ऑफ n वी विल गेट ओवरशूट। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।